अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में काले जादू से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। काली अंधेरी रात थी। आसमान पर 14वीं का चांद था, मुकम्मल गोल और हसीन चांद। वो काली शॉल में लिपटा हुआ शख्स पारो को कमरे में सोता हुआ देखकर सहन से गुजरता हुआ छोटे दरवाजे के बाद बनी 3 सीढ़ियां उतरकर घर से बाहर निकला था। घर की नेम प्लेट पर हाथ फेरा था। बेजोक हंसी हंसता हुआ बोला, मेहर पारो विला, बहुत जल्दी ये सब मेरा होगा। मैं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने दूंगा। तुम पाई पाई को तरसोगे, मेरा वादा रहा तुमसे। अब चबूतरे से नीचे उतरकर दरवाजे के करीब रखे कूड़ादान को उठाकर गली से बाहर निकल चुका था। उस गली के कोने पर कूड़े के ढेर में उसने पंजों के बल बैठकर कूड़ेदान को उल्टाया था। कूड़े से उठती हुई शदीद किस्म की बदबू ने उसे मजबूर किया था कि वो अपनी नाक पर हाथ रखे। वो नाक को उंगलियों से दबोचे कूड़ादान से निकलने वाले कूड़े में कुछ तलाश कर रहा था। आंखें मूंदने पर उसकी शिद्दत, बेताबी और बेकरारी साफ जाहिर थी कि उसे उस चीज की कितनी जरूरत है जो वो उस कूड़े में तलाश कर रहा था। लम्हा गुजरा था कि शॉल से झांकती हुई आंखें चमकी थीं। इस जोश में उसका मुंह हैरानी से खुला था। उस शख्स ने फौरन दाएं हाथ से वो चीज झपटी और कमीज की जेब में डाल ली। कूड़े के ढेर के पास से खड़ा हुआ, कूड़ादान उठाया और घर की तरफ रवाना हुआ। दरवाजे के बाएं नुक्कड़ पर कूड़ादान रखा, सदर दरवाजे पर मुंह भरकर फूंक मारी और उस गली से निकलता हुआ पुराने मोहल्ले की पतली गली में दाखिल होकर एक घर का दरवाजा पीटा। मेहर पारो विला की दूसरी मंजिल पर एक ही कमरा था और वो कमरा मेहर के नाम पर था क्योंकि पारो की शादी को 4 साल गुजर चुके थे। आजकल वो यहाँ रहने आई हुई थी। किसी को इजाज़त नहीं थी कि मेहर की मौजूदगी में या फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आए, क्योंकि मेहर को इस किस्म की हरकत हरगिज़ पसंद नहीं थी। वो डरती थी हर किसी की नज़र से। मेहर को बस इस बात पर यकीन था कि लोग अच्छी नज़र से ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं, और जब भी उसने अपने कमरे के बाहर लगी रूम प्लेट पर लिखा हुआ था कि यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, उस वक्त वो कमरे की दाएं दीवार पर लगी खिड़की के पर्दे से खेलती हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह में सरायत कर गया। मेहर ने खिड़की से नीचे झांका तो उसे सहन चमकता हुआ साफ दिखा था। अगले ही लम्हे पलटकर कमरे के ऐन दरमियान में रखी मसहरी पर वो बैठी थी। एक झटके से उसके भूरे बाल दाएं कंधे पर आए। मेहर हमेशा ही से बालों की चुटिया बनाए रखती थी, लेकिन न जाने आज क्या खुशी की बात थी कि भूरे घने लंबे बाल खुले हुए थे। मेहर की टांगों में फिर बेचैनी हुई थी, जिसकी बिना पर वो कमरे के दरवाजे की मुकाबिल दीवार से लगी सिंगार में इसके सामने खड़ी अपनी पलकों पर हाथ फेर रही थी। भूरी मोटी घनी पलकें जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। इस बार दायां हाथ उसके लबों पर क्या था। उसके गुलाबी मोटे होंठ थे। मेहर के निचले होंठ के बाएं जानिब छोटा तिल था जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता था। सफेद झाग जैसा उसका रंग था। उस पर उसकी बहन पारो हमेशा कहा करती थी, मेहर को हाथ लगाना तो इसे मैला करने के मुतरादिफ है। सफेद दूध जैसी रंगत की मालिका को उंगली से छूं तो निशान रह जाए। मेहर उस लम्हे में एक बार फिर खिड़की की तरफ लपकी थी। तुम्हें इल्म है शाहजहां कि आज हवा में तुम्हारी खुशबू महसूस हो रही है। तुम यही हो क्या मेरे आसपास? मेहर की इस बात पर शाहजहां ने कुछ कहा था कि जिसकी बिना पर वो मुस्कुराती हुई मसहरी पर बैठी थी। सामने आईने में वो खुद को देख रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई काली चादर में गुजरा हो। अगले ही लम्हे वो खौफ के मारे दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई अचानक रुक गई। कान से मोबाइल हटाकर कॉल काटी, मसहरी पर पांव समेट के बैठ गई। मेहर को खौफ महसूस हुआ तो अगले ही लम्हे तकिया अपने सर के नीचे लगाकर लेट गई। इस अमल में मेहर के भूरे बाल मसहरी पर बिखरे थे, लेकिन उसने बिजली की सी तेजी से बालों का मुकम्मल जूड़ा बनाया। एक बार फिर से शाहजहां का नंबर डायल किया। शाहजहां मेहर का इश्क था, ऐसा इश्क कि जिसे देखा ना हो मगर उसकी बातों से इश्क हो जाए। शाहजहां की बातों से उसके लम्स को महसूस करती हुई मेहर नींद की गहराई में उतर चुकी थी। मसहरी पर तिरछी लेटी हुई मेहर ने उसी कैफियत में सुबह कर दी। इधर अजान फजर हुई, उधर पारो ने आंख खोली थी। कल रात पारो नीचे वाले कमरे में सोई थी। मेहर पारो विला के बावर्ची खाने में पारो ने पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
पारो ने छोलों का सालन तैयार करके टेबल पर रख दिया। पूरी तलने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान पारो सहन में खड़े चिल्लाई थी। उसकी नज़र महर के कमरे की खिड़की की जानिब थी। महर, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। फिर पलटकर सहन के दाएं जानिब बने बावर्ची खाने में एक बार फिर कदम रखा था। पारो पूरी तलने में मगन थी। इसी दौरान वो शख्स शॉल से खुद को ढांपे दबे कदमों से सहन को पार करके दालान में दाखिल हुआ। दालान के निफ्स में रखी डाइनिंग टेबल के करीब आकर सालन की डिश से ढकना उठाया था। ढकना धीमी कैफियत में टेबल पर रखा था। कमीज की बाएं जानिब लगी जेब से पुड़ियां निकाली। अगले ही लम्हे में पुड़ियां खोलकर सालन में डाली। सफेद पाउडर सालन की ऊपरी सतह पर दिखा था। उस शख्स ने चमचा घुमाकर पुड़िया से निकले पाउडर को मुकम्मल तौर पर सालन में हल कर दिया था। पारो गरम पूरी चंगेर में रखकर बावर्ची खाने से दालान में आई तो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पारो अगले लम्हे सहन की तरफ लपकी। महर के कमरे की खिड़की की जानिब देखकर एक बार फिर चिल्लाई, महर, तुम नीचे नहीं आई अभी तक? ये क्या तरीका है भाई? ऐसा पहली बार हुआ था कि महर पारो की पहली आवाज पर नहीं आई थी, इसीलिए शायद पारो को गुस्सा आया था। अगले ही लम्हे महर कमरे की खिड़की से झांकते हुए बोली, आपा आ रही हूँ, कमरा समेट रही थी। महर के जवाब देने पर पारो ने जवाबन मुस्कुराती नजर से महर को देखा और दोनों अपने कामों में मसरूफ हो गईं। वो शख्स आज फिर पारो और महर की नजर से बच निकला था। उस शख्स के धीमे कदम उसका हुनर थे। न जाने कब आता था और कब चला जाता था, और आज वो जो काम करके गया था किसी को इस बात का इल्म नहीं था और ये भी नहीं मालूम था कि उसके रद्द अमल में क्या होगा और क्या नहीं। महर कमरे के दरवाजे पर ताला डालकर सीढ़ियां उतर रही थी। गोल जीने से उतरते वक्त अक्सर उसे चक्कर आ जाया करते थे। महर जीने से उतरकर छोटे दरवाजे से सहन में दाखिल होने लगी थी कि सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। महर बाएं जानिब बनी तीनों सीढ़ियां उतरकर दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोला तो सामने हाशिम को खड़ा देखकर उसका मुंह बना। महर हाशिम से बगैर कुछ कहे तीनों सीढ़ियां चढ़ी और छोटे दरवाजे से सहन में दाखिल हो गई। हाशिम ने भी जवाबन मुंह बसूरा और दरवाजा बंद करके खुद भी सहन में चला आया। महर दालान के निस्फ में लगी डाइनिंग टेबल की सदर कुर्सी पर बैठी। उसके दाएं जानिब पारो बैठ चुकी थी। इसी दौरान हाशिम ने बुलंद आवाज में सलाम किया तो पारो ने झांककर सहन में देखा। क्या मैं इसे हमारी खुशनसीबी समझूं कि हाशिम हमारे घर तशरीफ लाए हैं? पारो कुर्सी से उठकर सहन में आ गई और हाशिम को अपने साथ दालान तक लाई। अरे आपा, खुशनसीबी तो हमारी है कि हमने सबसे पहले दीदारे खास किया है। हाशिम ने महर के रोशन चेहरे पर निगाह जमाए अपनी मोहब्बत को लपेट कर हाजिर किया। इसी दौरान पारो ने हंसी दबाते हुए हाशिम को अपने हमसर रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो भी अपने नाम का एक ही ढीठ था, झट से कुर्सी पर बैठ गया। वैसे अगर मुझे इल्म हो ना कि सामने वाला मुझे दिल में शदीद किस्म की गालियां दे रहा है तो 1 मिनट रुकना अपने ऊपर हराम समझूं, मगर क्या करें, दुनिया के बगैर तो ढीठ इंसान भी तुमसे क्लासेस लेते होंगे हाशिम। महर ने सालन प्लेट में डालते हुए हाशिम को बेइज्जत किया, लेकिन वो वाकई अपने नाम का एक ही ढीठ था। महर की बात पर बातचीत खोलते हंसने लगा। पारो ने महर का दायां हाथ दबोचा कि जैसे इशारतन उसे माफी मांगने का कह रही हो, लेकिन महर की बोलती आंखें उस वक्त 360 का जाविया बना चुकी थी। हाशिम इस बात को समझ गया था कि महर को झुकाना मुमकिन नहीं, इसीलिए झट से बोला, रहने दें आपा, मुझे बुरा नहीं लगा, और वैसे भी महर की आदत है मजाक करने की। हाशिम की नागवार बात पर महर ने उसे खूनी नज़र से देखते हुए बर्क रफ्तारी से जवाब दिया, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मजाक करने का, और वैसे भी तुम जैसे ढीठ इंसान अपने ही नाम पर धब्बा होते हैं, तो मुझे इस बात का गम नहीं कि तुम क्यों मुझसे फ्री होते हो, इडियट कहीं के। हाशिम उस वक्त महर को कड़क निगाह से देख रहा था कि पारो ने उस बात को महसूस करते हुए हाशिम के आगे प्लेट रखी। हाशिम, खाओ ना तुम भी। हाशिम ने पारो को नजरअंदाज किया, प्लेट झटक कर कुर्सी से उठा और घर से बाहर निकल गया। पारो ने जवाबन महर पर गुस्सा किया, कौन करता है घर आए मेहमान के साथ ऐसा? महर ने जवाब नहीं दिया, नाश्ता करने में मगन रही। पारो और महर में काफी प्यार मोहब्बत था, लेकिन उनकी लड़ाई अक्सर हाशिम की बात पर होती थी। महर को हाशिम शदीद किस्म का नापसंद था, लेकिन पारो फिर भी हाशिम से उनसियत रखती थी, क्योंकि हाशिम उनके इकलौते मामू का इकलौता बेटा जो था। पारो फिर बोली,
जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझोगी क्या? अगले ही लम्हे में उठकर वो बावर्ची खाने में आ गई। मैं बस ये जानती हूँ कि बाबा और अम्मा को ये शख्स बिल्कुल नहीं पसंद था। नफरत करते थे वो इस दरिंदे से, जिसके दांत लाल, नशीली आंखें, शराबी कैफियत और गुंडों के जैसा हुलिया है, और इसीलिए मुझे भी सख्त किस्म की उकताहट होती है इससे। महर शदीद गुस्से के आलम में बोलती हुई सहन में लगे वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगी। खैर, तुम्हें तो जलन यूं भी है ना कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था, तो क्या आपको ये याद नहीं कि किस तरह इस शराबी का सर फाड़ा था मैंने? इतने में पारो बावर्ची खाने से 2 कप चाय के डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थी। महर ने गुस्से से चाय का पहला घूंट भरा। पारो ने भी कुर्सी पर बैठने के बाद चाय का कप थामा। पारो महर को भी कुछ कहती कि महर बर्क रफ्तारी से सहन में लगे वॉश बेसिन की जानिब दौड़ी। इस तेजी में उसके हाथ से कप छूटकर फर्श पर गिरा था। चाय और कांच के किरचे मखसूस जगह पर फैल चुके थे। महर वॉश बेसिन पर सर झुकाए उल्टी करने लगी तो आवाज सुनकर पारो महर पर लपकी। तेजी से उसकी पीठ सहलाने लगी। 3 मिनट तक महर की यही कैफियत रही। इन 3 मिनटों में महर का कलेजा मुंह को आ चुका था। जवाबन पारो को बिना सुने बिना देखे वो सदर कुर्सी पर जा बैठी। पारो फिक्र में महर का हाथ थामे मुखातिब हुई। अचानक कैसे हो गई उल्टी तुम्हें? रात में कुछ उल्टा सीधा खाया है क्या चंदा? मालूम नहीं आपा, बस अभी नाश्ता ही किया है, कल भी कुछ नहीं खाया था। महर ने निढाल कैफियत में मुखातिब होने के बाद दालान के फर्श को देखा। लो बस आपा, ये कप तो टूट कर शहीद हो गया। अरे दफा करो इस कप को, तुम ऊपर जाकर आराम करो, मैं पुदीने का शरबत बनाकर लाती हूँ। अगर बदहजमी होगी तो ठीक हो जाएगी। महर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। पीछे से पारो को फिक्र हुई कि अचानक इसे हुआ क्या है जो इस कदर बड़ी, बदबूदार और खून से भरी उल्टी हुई है। रात फिर चढ़ी, अंधेरा फिर सवार हुआ। महर पारो विला में रात की इस अंधेरी में बावर्ची खाने की बत्ती रोशन थी। शॉल में लिपटा वो शख्स चूल्हे पर हांडी रखे पानी में कुछ पका रहा था। हांडी में मौजूद पानी खुश्क होने के करीब ही था कि वो धीमी चाल चलता हुआ सहन के वस्त में खड़ा हुआ। एक नज़र महर के कमरे की खिड़की पर उठाई, आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और इशारतन उस खिड़की की जानिब फूंक मारी। अब फिर से बावर्ची खाने में दाखिल होकर चूल्हा बुझाया, फिर हांडी उठाकर छोटे दरवाजे से बाहर निकला, नरम कदम रखते हुए सीढ़ी उतरा और सदर दरवाजे के बाहर निकलकर कूड़ेदान की जानिब चला। हांडी वहां छोड़कर चिल्लाया, जिसकी चीज है उस तक पहुंचे। अब अपने घर की जानिब रवाना वो हो चुका था। मैं अपनी चीज तुमसे लेकर रहूंगा। जो चीज मेरी है वो मेरी है, उसे मुझसे ना कोई छीन सकता है और ना कोई जुदा कर सकता है। बढ़ते हुए हर कदम के साथ वो बारहा इस जुमले को दोहरा रहा था। एक लम्हे के लिए शॉल उसके सर से उतरी थी, लेकिन उसने फौरन शॉल को संभालते हुए अपना सर ढका था। रात के 12 बज रहे थे। महर अपने कमरे में रखी मसहरी पर लेटी हुई थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा बजा, इस तरह के जैसे किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को दरवाजे पर धक्का दिया हो। महर ने एक झलक कमरे के दरवाजे पर मारी और बगैर कुछ कहे नजर बचा ली। उस सबको नज़रअंदाज करने की वजह यह थी कि महर ने कान से मोबाइल लगाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो शाहजहां से बात कर रही थी। आज उसकी तबीयत में काफ़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी। महर ने मोबाइल स्पीकर पर किया था और खुद सर पर हाथ रखी आंखें बंद कर चुकी थी। कैसी तबीयत है महरू? मोबाइल से छनती आवाज़ उसके कान में पड़ी थी। महर ने बाएं जानिब करवट बदली थी। वो कांपती आवाज़ में बोली, मैं ठीक नहीं हूँ शाह। शाहजहां प्यार से महर को महरू कहता था और महर शाहजहां को मोहब्बत भरी लहजे में सिर्फ शाह कहा करती थी। महर कुछ और बताती कि अचानक उसका सांस उखड़ने लगा। महर खांसते हुए मसहरी से उठी। शाहजहां सब सुन रहा था कि महर किस तरह से तड़प रही है। शाहजहां का बस चलता तो वो लम्हे में महर के पास आ जाता, लेकिन उनकी मोहब्बत भी अनोखी ही थी कि दोनों को इल्म नहीं था कि कौन किस शहर का रहने वाला है। मोबाइल के राब्ते कब मोहब्बत में तब्दील हुए उन्हें इल्म ही ना हो सका। महरू ने कमरे का दरवाज़ा खोला। इसी दौरान गहरी हवा ने उसके जिस्म में सरायत की। दरवाज़ों के दोनों पट थामे महर साकित खड़ी रही। उसे कुछ लम्हे के लिए खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। महर चंद लम्हे तक अपनी पलक झपकाना भूल चुकी थी। आहिस्तगी से कमरे के फर्श पर वो बैठती चली गई। वो पहर गुजरा था कि महर को सब समझ आने लगा था, और उसी तरह उसकी हैरानी में भी इजाफा हुआ। उसने अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर हांडी रखी देखी। एक लम्हे के लिए तो महर की जान निकल गई।
महर ने चाहा कि एक बार हांडी में झांके, लेकिन उसने इज्तनाब बरता। महर बर्क रफ्तारी की कैफियत में दरवाज़ा बंद करके मसहरी पर आ बैठी। उसने सुना कि शाहजहां मुसलसल उसका नाम पुकार रहा है। अगले ही लम्हे में महर ने मोबाइल हाथ में उठाए शाहजहां को जवाब दिया। शाह, मैं बच गई, मैं ठीक हूँ। इधर महर ने खुश होते हुए गहरी सांस निकाली और मोबाइल अपने सीने से लगाया। उधर शाहजहां ने मोबाइल को लबों पर लगाया था। क्या तुम मेरी जान लोगी महरू? तुम जानती नहीं हो क्या कि मेरा क्या आलम होता है उस वक्त कि जब तुम किसी तकलीफ में होती हो। महर की आंखें छोटी हुईं कि जैसे उसे शाहजहां की बात बुरी लगी हो। खुदा का खौफ करें। महर की बात पर जवाबन शाहजहां हंसा तो महर फिर बोली, शाह, मुझे लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर हांडी रखी हुई है, उसमें शिद्दत की बू आ रही है शाह। महर की बात सुनने पर शाहजहां की हंसी गायब हुई। कोई तुम पर जादू करवा रहा है महरू, तुम किसी आलिम के पास जाओ, मैं भी कुछ करता हूँ। महर काले जादू के पहले वार से बच निकली थी। उसकी अगली मंजिल किसी आलम की दरगाह थी। शॉल पहना वो शख्स अंधेरे कमरे में जंजीरों की जकड़ में था। जंजीरें सुलग रही थीं, इसीलिए वो चिल्ला रहा था। अपनी पुश्त कमरे की अगली दीवार पर बार बार देकर मार रहा था, क्योंकि कमरे के मुकाबिल दीवार से शॉल पहना वो शख्स बहुत दूर था। उसी लम्हे में फर्श पर बैठे हुए नौजवान ने आंखें मूंद कर कुछ पढ़ा था। उस वक्त वो नौजवान कमरे के वस्त में बैठा था। अब उठकर जंजीरों में जकड़े हुए शख्स की जानिब बढ़ा था। मुंह भरकर फूंक उस शख्स के वजूद पर मारी थी। अगले ही लम्हे वो शख्स दिल मिलाया था। चीखते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं। उसकी चीखों पुकार से नौजवान बेजोक हंसी हंसा और उसी जगह जाकर बैठ गया जहां से वो उठकर आया था। शॉल में ढका हुआ वो शख्स एक बार फिर बोला, तुम्हें ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, तुम बहुत पछताओगे। ना तुम्हें घर मिलेगा और ना ही वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती लड़के, वो तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा पहला वार उस पर जाया गया है। उस नौजवान ने बिना कुछ सोचे समझे नाफ में लगी हुई गन निकाली और सुलगती जंजीरों में कैद उस शख्स पर गोली चलाकर हलाक कर दिया। अपने सर पर चौथा खून चढ़ा लिया, लेकिन उसकी बेजोक और बद तहजीब हंसी इस बात की गवाह थी कि उस नौजवान को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं थी। वो भी मेरी है और वो घर भी मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसी तरह हंसता खिलखिलाता हुआ जमीन पर लोटपोट होने लगा। महर के कमरे में उस वक्त उसके साथ पारो भी मौजूद थी। दोनों मसहरी पर बैठी हुई थीं। महर ने पारो के दोनों हाथ थामे हुए थे। महर काफी खौफ और तजस्सुस से पारो को सारी बात बयान कर रही थी। आपा, जब आप ससुराल चली गईं तो रात में मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुई। मुझे इस कमरे की चौखट पर हांडी रखी मिली जिसमें से शदीद किस्म की बू आ रही थी। मैंने उसमें झांका नहीं और ना ही उसे छुआ, लेकिन वो सुबह खुद से ही गायब हो गई। महरू की बात मुकम्मल होने पर पारो अचानक बोली, हाँ, तुम्हारे जीजा को मैंने बताया था कि तुम्हें खाने के फौरन बाद खून की बदबूदार उल्टी हुई। वो भी यही बोले कि किसी आलिम को दिखाओ। तुम चलो मेरे साथ आलम की दरगाह पर, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। जी आपा, उस रात मेरा सांस भी उखड़ा था, दरवाजे पर दस्तक भी हुई थी। मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे है, कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा है। पता है, शाह भी यही कह रहे थे कि किसी आलिम को दिखाओ। शाह? महर के हलक से अनजाने में वो लफ्ज भी अदा हुआ था जो उसने बोलना नहीं था। पारो महर का जुमला पकड़ते हुए बोली, शाह? शाह कौन? महर? महर बौखलाई। बात को उलट पलट करना चाहा, मगर कैसे मुमकिन था कि पारो के जहन से उस लफ्ज को निकाल सके और दूर फेंक दे। आपा, मैं शाह में दिलचस्पी लेने लगी हूँ और शायद मोहब्बत भी करने लगी हूँ। पारो की तुर्श निगाह महर पर जम चुकी थी। आलिम की दरगाह पर महर और पारो मौलवी आलिम के सामने अपनी तमाम रुदात सुना चुकी थीं, जिसके अमल में मौलवी आलिम आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहे थे। अपने दाएं हाथ से महर के बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ी हुई थी। उसी लम्हे महर ने आंखें बंद की थीं। उस वक्त महर को खौफ महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि वो अंधेरे कमरे में बंद है, हालांकि उसके दाएं हाथ पर पारो बैठी थी और मुकाबिल मौलवी आलिम थे। ये मौलवी आलिम का आस्ताना था, एक छोटा कमरा जिसका दरवाज़ा और खिड़की लोहे की थी। उस पर हरा रंग किया हुआ था। कमरे का फर्श सादा सीमेंट का था जिस पर ये तीनों बैठे हुए थे। दीवार पर जगह जगह गुलाब के फूल की सूखी और ताज़ी माला टंगी हुई थी।
मौलवी आलिम के बाएं घुटने की जानिब पानी की बोतल और दम वाली झाड़ू रखी थी। मौलवी आलिम ने अब आंखें खोली थीं। मुंह भर के फूंक महर के माथे पर मारी। अब बाएं जानिब रखी बोतल उठाकर उस पानी में फूंक मारी। फिर दम वाली झाड़ू 3 बार महर के सर पर मारी, 3 बार दाएं और बाएं कांधे पर मारी। पारो और महर ने मौलवी आलिम पर निगाह जमा ली। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर कुछ कहेंगे। बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उस रात उस हांडी को ना तो छुआ और ना ही उसे पार किया, क्योंकि उसका असर कुछ वक्त तक रहता है। जैसे ही सूरज निकला तो उसका असर ख़त्म हो चुका था, और जब भी तुम अभी इस शर से महफूज हो। मौलवी साहब, वो था क्या? महर की तो हालत कमज़ोर पड़ रही थी, इसीलिए पारो ने सवाल किया। काला जादू। किसी ने महर पर काला जादू करना चाहा था। मौलवी आलिम की बात सुनकर पारो के पैरों से ज़मीन निकली। इसी दौरान महर ने खुद को ठीक महसूस करना शुरू किया। मौलवी आलिम की बात पर वो झट से बोली, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी नहीं मौलवी साहब, कोई क्यों करेगा ये सब कुछ? बेटी, ये जो हसद होता है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। तुमने किसी के रिश्ते से इनकार किया है और किसी को तुम्हारी हवेली पर नज़र है, जिसके सिलसिले में ये सब हो रहा है। मौलवी आलिम की बात सुनकर महर और पारो ने एक दूसरे की आंख में झांका। उनका सीधा शक हाशिम पर था। अगले ही लम्हे में मौलवी आलिम ने महर को गले में डालने के लिए तावीज़ दिया, साथ ही कुछ कलाम बताए जो उसे 40 दिन तक पढ़ने थे। महर और पारो ने घर में वापसी आने पर इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब बहुत एहतियात से और फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। महर बावर्ची खाने से निकलते वक्त बत्ती गुल कर गई थी। सहन को पार करके छोटा दरवाज़ा धीमे अंदाज में खोला था। अब अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी। दरमियानी सीढ़ी पर पहुंचकर महर ने अपना सर गले में डाले दुपट्टे से ढांपा था। उसके दाएं हाथ में चाय से भरा कप था, इसीलिए वो एहतियात से सीढ़ियां चढ़ रही थी। आखिरी सीढ़ी पर चढ़कर महर के दिल में धचका लगा, क्योंकि उसने अपने कमरे के दरवाजे पर किसी अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदार को देखा था। महर जिस रफ्तारी से सीढ़ी चढ़ी थी, उसी रफ्तार और धीमे कदमों से वो सीढ़ी को उतरकर छोटे दरवाजे से आंख बचाकर झांकने लगी। इसी दौरान वो शख्स महर पारो विला के सदर दरवाजे से बाहर निकल चुका था। महर ने बहुत इत्मीनान करने के बाद अपने कमरे का रुख किया तो एक बार फिर हांडी को कमरे के दरवाजे की चौखट पर मौजूद पाया। वो हांडी मुकम्मल तौर पर काली हो रही थी। महर इस बात को जानती थी कि उसे पार करना खतरा मोल लेना है। महर सीढ़ियां उतरकर छोटे दरवाजे से घर में दाखिल हुई और दालान में रखी डाइनिंग टेबल की सदर कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही किसी से कम नहीं। बस अब इसका एक ही हल है। महर ने हल सोच लिया था, बस अब पारो को आगाह करना जरूरी था। महर पारो विला के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी 50 साला शख्स ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलने पर इल्म हुआ कि सामने हाशिम खड़ा है। हाशिम ने काफ़ी हैरानकुन लहजे में सवाल किया, आप कौन और इस घर में क्या कर रहे हैं? हाशिम ने सख्त लहजे में सवाल किया था तो सामने खड़े शख्स ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इस घर का मालिक हूँ और ख़बरदार जो आइंदा इस घर पर दस्तक दी तो बदतमीज़ इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर हाशिम उल्टे पैरों भागा। पतली गली के उसी छोटे घर के दरवाजे पर दस्तक दी जिसमें शॉल पहने हुए शख्स का कत्ल हुआ था। इस बार उसी नौजवान ने दरवाज़ा खोला था कि जिस नौजवान ने शॉल पहने हुए शख्स को कत्ल किया था। हाशिम ने दरवाजे की चौखट पर खड़े रहकर काफ़ी खौफ के आलम में कहा, अनायत, तेरे चाचा की बेटियां तो घर छोड़कर भाग गईं। तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, ना मुझे रिश्ता मिला और ना तुझे दौलत। अनायत, जो अपने सर 4 खून लेकर घूम रहा था, इस बार हाशिम के दिमाग में गोली उतारकर 5वां खून भी अपने सर कर लिया था और खुद मौत की सज़ा के हाथों फांसी के घाट पर लटक गया। बुरा करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है और जादू जैसी चीज़ को तो वैसे ही इस्लाम में हराम करार दिया है। बेहतर है कि इससे बचा जाए। महर अपना घर बेचकर हमेशा के लिए रावलपिंडी में आबाद हो चुकी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि हाशिम और चचा का बेटा अनायत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस वाक़ये में शाहजहां ने महर की ना सिर्फ मदद की बल्कि उससे किया हुआ वादा भी पूरा किया। उसे अपने निकाह में लाकर इज्जत से नवाजा। जिन लोगों ने महर के साथ बुरा करना चाहा था वो खुद हराम मौत मरे और महर आज अपने घर में शाहजहां के साथ खुश और आबाद है, क्योंकि जादू करने वालों का यही अंजाम होता है, ना वो दीन के रहते हैं और ना ही दुनिया के रहते हैं।